नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लूसेंट जीके कंप्लीट कोर्स के पहले एपिसोड में। भारत का इतिहास एवं प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। आज से हम सामान्य ज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से यानी भारतीय इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इतिहास पढ़ने से पहले हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हजारों साल पहले भारत में क्या हुआ था, कौन कौन से राजा थे, उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी और उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी। आखिर हमें इन सारी बातों की जानकारी कहां से मिली। उस समय न तो कैमरा था, न इंटरनेट था और न ही आज जैसी कोई आधुनिक व्यवस्था थी। तो फिर इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के बारे में इतनी जानकारी कैसे हासिल की। आज के इस एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब समझेंगे और जानेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में। सबसे पहले भारत के बारे में एक सामान्य बात समझ लेते हैं। उत्तर दिशा में हिमालय और दक्षिण दिशा में समुद्र से घिरा यह विशाल भूभाग प्राचीन समय से ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हमें भारतवर्ष नाम मिलता है। भारतवर्ष का सामान्य अर्थ बताया जाता है भरत का देश। वही यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भारत से संबंधित नामों का प्रयोग किया जाता है, हम दिखाई देते हैं। इससे हमें एक बात समझ आती है कि भारत की पहचान केवल एक काल तक सीमित नहीं रही, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग नामों और संदर्भों के साथ इसका एक वर्णन देखने को मिलता है। अब इतिहास को पढ़ना आसान बनाने के लिए इसे मुख्य रूप से तीन बड़े कालखंडों में समझा जा सकता है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। आज से हमारी यात्रा शुरू होगी सबसे पहले प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके स्रोतों को समझना होगा। इतिहासकार जब किसी पुराने समय के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो वे केवल एक किताब पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे अलग अलग प्रमाणों को देखते हैं और उनकी तुलना करते हैं, फिर किसी ऐतिहासिक घटना या समाज के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जानकारी के प्रमुख स्रोतों को चार हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला धार्मिक ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक एवं साहित्यिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण और चौथा पुरातात्विक साक्ष्य। आज के सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में अलग अलग देवताओं की स्तुति के संबंधित ऋचाओं का संग्रह मिलता है। इसमें कुल 10 मंडल है और इसमें 1028 सूत्र बताए जाते हैं। इनके अतिरिक्त वाल्यखिल्य पाठ से जुड़े 11 सूत्रों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हजारों ऋचाएं हैं और इसकी सामग्री हमें इस समय के धार्मिक जीवन के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में भी मदद करती है। अब एक महत्वपूर्ण शब्द है होत्र। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से याद करने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है। अब ऋग्वेद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। इसकी परंपरा में रचनाकार के रूप में और अथर्ववेद। अब तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद में ऐसी ऋचाओं का संग्रह मिलता है जिन्हें विशेष रूप से गाया जा सकता है। इससे संबंधित पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण सामान्य जीके में इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ भी एक आसान तरीका आप याद रख सकते हैं, सामवेद, साम यानी गाना। इसलिए अगर सवाल हो कि गाई जाने वाली ऋचाओं का वेद कौन सा है तो आप सामवेद टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे वेद अथर्ववेद की। अथर्ववेद की सामग्री दूसरे वेदों की तुलना में काफी विविध दिखाई जाती है। इसमें रोगों से बचाव, औषधि, प्रार्थना, आशीर्वाद, तंत्र मंत्र से संबंधित मान्यताएं, विवाह, प्रेम, राजकर्म और मातृभूमि जैसी कई विषयों से संबंधित सामग्री मिलती है। यानी अगर ऋग्वेद से हमें देवताओं और प्रारंभिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है, यजुर्वेद से यज्ञीय व्यवस्था, सामवेद से गायें, परंपराएं और राजवंशों से संबंधित विवरण मिलते हैं। पुराणों की संख्या परंपरागत रूप से 18 मानी जाती है। इनमें से कुछ पुराणों में राजाओं और राजवंशों की वंशावलियों से संबंधित जानकारी मिलती है। आपके अध्ययन के लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि पुराणों में वंशावली और प्राचीन राज परंपराओं से जुड़ी जानकारी इतिहास के लिए उपयोगी मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, मत्स्य पुराण को प्राचीन और प्रमाणित पुराणों में से गिना जाता है। अब आते हैं जातक कथाओं पर। जातक साहित्य में बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए अगर परीक्षा में पूछा जाए कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ मिलती हैं तो आपको याद रखना है जातक कथाओं। के बाद बौद्ध साहित्य से संबंधित एक और नाम आता है कथा वस्तु।
इसे हीनयान परंपरा से जुड़े प्रमुख ग्रंथ के रूप में बताया जाता है और इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित कथात्मक विवरण मिलता है। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य को सामान्य रूप से आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के संदर्भ में कल्पसूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और उनके समकालीन व्यक्तियों से जुड़े विवरण देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे हिस्से को आप 4 शब्दों में याद रख सकते हैं: मनुस्मृति, जातक, आगम और कल्पसूत्र। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण ग्रंथ पर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखन के रूप में चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, का नाम लिया जाता है। इस ग्रंथ से हमें विशेष रूप से मौर्यकालीन शासन, प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलती है। यह ग्रंथ 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया जाता है, इसलिए इन 3 चीजों को याद करना जरूरी है। अर्थशास्त्र का संबंध कौटिल्य से है और कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं राजतरंगिणी की। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए शुरुआती महत्वपूर्ण प्रयासों में कल्हड़ का नाम आता है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। इस ग्रंथ का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय से संबंधित विवरण के लिए चचनामा का नाम महत्वपूर्ण है। वहीं संस्कृत व्याकरणों के क्षेत्र में पाणिनि का स्थान बहुत